हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हमारा लोकतंत्र नामक अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। बेटा, जैसा आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने इस अध्याय से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज इस क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बेटा, हमने आपको बताया था कि लोकतंत्र के कुछ महत्वपूर्ण आधार स्तंभ थे, वो आप पिछली वीडियो में आप लोग समझे हैं। ठीक, आज उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वधर्म संभव, हर धर्म समान है, बराबर है। ठीक, लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा के अतिरिक्त नागरिकों में परस्पर धार्मिक सद्भाव का होना भी आवश्यक है। एक जो पारस्परिक सद्भाव की भावना है वो लोकतंत्र की सफलता में सहायक सिद्ध होती है, ये आप लोग जान लें। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उनमें पंथ निरपेक्षता की भावना होनी चाहिए। क्या भावना होनी चाहिए? पंथ निरपेक्ष, किसी धर्म विशेष को महत्व न दिया जाए, सभी धर्म ठीक क्या है, महत्वपूर्ण है। ये भावना आपको लेकर चलनी है और इसी भावना के आधार पर लोकतंत्र क्या होता है, सफल होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने विश्वास के अनुसार अपना धर्म पालन व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी धर्म को विशेष प्रोत्साहन नहीं देगा। कोई भी धर्म ठीक, राज्य उसको महत्वपूर्ण प्रोत्साहन नहीं देगा। आगे आपको समझना है सामाजिक समरसता व आर्थिक समानता। लोकतंत्र में धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक समानता का होना भी आवश्यक है। सामाजिक समानता, सभी लोग सामाजिक स्तर से ठीक दृष्टि से कैसे हो, समान हो। यानी सामाजिक समता के अभाव में लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। विगत कई शताब्दियों से हमारे समाज में अनेक प्रकार की असमानताएं विद्यमान रही हैं। हमारे समाज में कई प्रकार से आपको देखने के लिए असमानताएं क्या रही हैं, विद्यमान रही हैं। कोई जातियों के आधार पर ठीक हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा या समझते हैं। ये असमानता ही क्या करती है, लोकतंत्र को विफल बना देती है या बहुत सारी समस्याएं इससे उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे धर्म, जाति और लिंग पर आधारित भेदभाव हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते रहे हैं। इसके कारण मानव और मानव के बीच दूरी बढ़ती गई है, जो राष्ट्रीय एकता, सामाजिक प्रगति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हो रही है। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए सभी जातियों को समाज में समान अवसर व स्थान दिए जाने चाहिए। ठीक, सभी धर्म, सभी जाति, सभी लिंग के जो लोग हैं उनको एकता, एक समानता, बराबरी से स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक, यदि देश में असमान आय वितरण होगा, यानी कुछ लोग बहुत अमीर होंगे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, तब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी। आय का असमान वितरण भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या करता है, कमजोर बनाता है। अतः लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा ये प्रयास किया जाना चाहिए कि जो ये आय की असमानता है, आय का असमान वितरण है, इसको दूर करने का क्या किया जाए, प्रयास किया जाए। लोकतंत्र का भविष्य ठीक बनाए रखने के लिए कुछ चुनौतियां, कुछ परेशानियां हैं। क्या परेशानियां हैं, ये आप लोग बेटा समझेंगे। आम व्यक्ति को अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए जरूरी है कि वे सही नेताओं का चुनाव करें, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता वास्तव में जनता के हाथ में होती है। जनता अपना प्रतिनिधि चुन के भेजती है और अगर आपको उसको मजबूत बनाना है, सफल बनाना है, तो हम लोग क्या करें, सही नेता का चुनाव करें। यदि उन्हें सही नेताओं को चुनने के लिए कोई ठीक विकल्प नहीं मिलता या चुने हुए प्रतिनिधि असक्षम है, तो उनके बदलाव लाने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, या तो
उनके पास ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है कि वो उस व्यक्ति को जो असक्षम है, जो सक्षम नेता है, उसको बदल सके, तब लोकतंत्र एक अनुपयोगी और महंगा ढांचा सिद्ध हो जाता है। ठीक, फिर उसका कोई उपयोग नहीं होता, वो बहुत लाभकारी सिद्ध नहीं होता। अतः हमें याद रखना चाहिए कि एक जवाबदेही लोकतंत्र व्यवस्था लाना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। इस जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते। ठीक, एक महत्वपूर्ण समाजसेवी शिव खेरा ने एक कथन कहा है, जिसकी कुछ लाइनें आपकी इस पाठ्य पुस्तक में है। बेटा आप लोग उसको समझेंगे। कहा कि समाज को दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता पतन की ओर ले जाती है। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति को चुनना उन अच्छे व्यक्तियों का ही कार्य है। जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो निष्क्रिय हैं, उनकी निष्क्रियता उन दुष्ट व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए मार्ग क्या करती है, उपलब्ध कराती है। ये प्रमुख लाइनें शिवा खेरा नामक महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा संबोधित इस अध्याय में की गई है। बेटा इसी के साथ ये अध्याय पूरा होता है। अब हम अगले अध्याय की ओर चल रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत है देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। इसको जरा थोड़ा ध्यान से बेटा, कुछ लाइनें हम इस चैप्टर की शुरू कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश की आज़ादी को बनाए रखने और सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है देश की सैन्य शक्ति को मजबूत किया जाए। ठीक, हमारे देश के अंदर और देश के बाहर जो हमारे दुश्मन हैं, उनको शांति स्थिति में बनाए रखने के लिए उनको हमें अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना क्या है, जरूरी है। आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान द्वारा किए गए आक्रमण ने हमें और सतर्क कर दिया है। ठीक, पाकिस्तान के सैनिकों ने क्या किया था बेटा, आप लोग जानते हैं, कश्मीर पर कबायलियों के भेष में क्या किया था, आक्रमण किया था। और उस आक्रमण के बाद हम लोगों को इस क्षेत्र में सतर्क रहना और जरूरी है और आवश्यक है। अतः सेना को आधुनिक बनाने, सैन्य बल की संख्या बढ़ाने और सेना की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए सैन्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखकर हमने सेना को प्रशिक्षित करने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए, उसके साजो सामान को आधुनिक बनाने के लिए क्या किया है, सैन्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की है, ताकि समय समय पर जो चुनौतियां उपस्थित हो रही हैं, जो पड़ोसी राष्ट्र ऐसी चुनौतियां पैदा कर रहे हैं, उनको सामना मजबूती के साथ किया जा सके। विश्व में हथियारों की होड़ ने देश को आधुनिक हथियारों के विकास के लिए मजबूर कर दिया है। आप लोग जानते हैं विश्व में जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आधुनिक हथियारों का क्या कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हर देश ठीक अपने आप के हथियारों को आधुनिक बनाने का क्या कर रहा है, प्रयास किया जा रहा है। इसके जिससे परंपरागत युद्ध प्रणाली के साथ साथ युद्ध के नए तरीकों और सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। परंपरागत जो प्राचीन समय से, जो पुराने समय से जो युद्ध प्रणालियां चली आ रही हैं, उनको उनके स्थान पर नई नवीन प्रणालियों की क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है। ऐसी प्रणालियां विकसित की जा रही है जो आधुनिक समय में ज्यादा कारगर सिद्ध हो। सेना के 3 अंग, ठीक आपको याद रखना है, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है सेना पर, और सेना 3 भागों में बटी होती है। या सेना को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होती है थल सेना,
एक जनसेना और एक